एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल शिक्षा। आज के अपने इस क्लास में हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड्स एंड बेस के बारे में आपने कुछ ना कुछ सुन रखा होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होंगे एंड साल्ट्स के बारे में भी जानते होंगे, पर अब इसको हम अपने साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि एसिड्स एंड बेस के केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, इनकी हमारी डेली लाइफ में क्या वैल्यू होती है, या एसिड्स एंड बेस का कैसे पता लगाते हैं कि हमारा दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है, जिनको इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स के थ्रू हम पता लगाते हैं कि हमारा दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले एसिड के बारे में बात करेंगे कि एसिड क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। दीज आर सोर इन टेस्ट, ये एसिड यानी अम्ल हमारे स्वाद में सोर यानी खट्टे होते हैं। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, दे गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। दो सॉल्यूशन विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो जब इनको पानी में घोला जाता है तो ये H पॉजिटिव आयन देते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे एसिड्स की, एसिड कोरोड मेटल्स, ये मेटल यानी धातुओं को संक्षारित करते हैं यानी कि खराब करते हैं। ये जो हमारे नंबर 2 प्रॉपर्टी है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये लेमन के ऊपर हमने एक ब्लू लिटमस पेपर को रखा है, तो आप देख पा रहे हैं कि जितना पार्ट लेमन के ऊपर है वो रेड में कन्वर्ट हो गया है और जो लेमन के बाहर है हमारा लिटमस पेपर वो अपना ओरिजिनल कलर का है। तो आप समझ पा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि हमारे एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें कंसनट्रेटेड एसिड्स और एंड डाइल्यूट एसिड्स के बारे में, कंसनट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं और हमारे डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, तो वह एसिड जिनमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी जिनमें कम होती है। जिनमें एसिड्स का अमाउंट ज़्यादा होता है एंड वाटर का अमाउंट कम होता है वो हमारे कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं। अब अगर डाइल्यूट एसिड्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा एसिड का अमाउंट कम होता है और इसमें वाटर ज़्यादा होता है। तो आप क्या समझ पा रहे हैं, अगर अपने कंसनट्रेटेड एसिड में पानी मिलाते जाएं तो वो हमारा डाइल्यूट एसिड बन जाएगा, या कह सकते हैं कि डाइल्यूट एसिड में अगर आप प्योर एसिड का अमाउंट बढ़ाते चले जाएं तो वो हमारा हो जाएगा कंसनट्रेटेड एसिड। अब इसके बाद एसिड्स के बाद हम बात करेंगे बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर हम अपने बेसिस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे आर बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जो हमारे बेस होते हैं टेस्ट में कड़वे होते हैं या बिटर होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एसिड्स में क्या हो रहा था, इसका अपोजिट हो रहा था, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा था और बेसिस क्या कर रहे हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे गिव OH निगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जो बेस होते हैं हमारे ये एक्वस सॉल्यूशन में OH निगेटिव आयन देते हैं। एसिड्स क्या दे रहे थे, H पॉजिटिव आयन दे रहे थे और बेसिस दे रहे हैं OH निगेटिव आयन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सोपी इन टच, ये छूने में साबुन जैसे होते हैं। अब ये जो हमारा है प्रॉपर्टी नंबर 2, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि किसी सोप के ऊपर रेड लिटमस पेपर रखा जाता है तो जितना पार्ट इसका हमारा साबुन के ऊपर आ रहा है उसका कलर चेंज होके हो जाएगा ब्लू, और बाकी जो लिटमस पेपर साबुन के बाहर है उसका ओरिजिनल कलर यानी कि रेड कलर रहेगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे, हमारा एक टर्म दे रखा है एल्कली। एल्कली क्या होते हैं, दीज आर बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं, विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, उनके लिए टर्म यूज़ करते हैं हम एल्कली। जैसे हमारा NaOH है, सोप्स में भी NaOH ही बेस यूज़ होता है। NaOH होता है ये हमारा वाटर में सॉल्यूबल होता है।
अब इसके बाद हम एसिड्स एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने के बाद हम बात करेंगे अपने इनके एग्जांपल्स की, कि एसिड्स के एग्जांपल्स क्या हैं और बेसिस के एग्जांपल्स क्या हैं। अगर हम अपने एसिड्स एंड बेस के एग्जांपल्स की बात करें और उनमें भी हम इनको स्ट्रॉन्ग एंड वीक के बिहाफ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो एसिड्स देखिए, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड सल्फ्यूरिक एसिड है। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल हैं। अब अगर इनकी बात करें CH3COOH, ये है हमारा एसिटिक एसिड एंड C2H2O4। C2H2O4 है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ये हमारे हो गए वीक एसिड्स। वीक एसिड्स क्या हैं? जिनकी स्ट्रेंथ कम है इनके कंपैरिजन में। ये हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं इनके कंपैरिजन में। तो क्या है? इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जो हमारा इनको आप आगे pH वैल्यू के बिहाफ पर पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स या बेसिस क्या होते हैं। अगर हम बेसिस की बात करें तो ये हमारा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस। और ये है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया हमारा वीक बेस का एग्जाम्पल। अब हमको ये पता चल गया है कि हमारे एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं एंड जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। अब अगर आपको दो कंपाउंड दे दिए जाएं और पूछा जाए कि इनमें से क्लासीफाई करिए हमारा कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो कैसे पता लगाएंगे? आप टेस्ट करके पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि खट्टा होना हमारे एसिड्स की प्रॉपर्टी है और कड़वा होना बेसिस की प्रॉपर्टी। पर क्या ये पॉसिबल है या ये सही तरीका है इनको चेक करने का कि क्या हमारा दिया हुआ कंपोनेंट एसिड है या बेस? नहीं है ना, क्योंकि हो सकता है दिया हुआ एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो, इंजूरियस टू हेल्थ हो। तो उसके लिए क्या हमें चाहिए होता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो होते हैं इनकी हेल्प से हम पता लगा पाते हैं कि हमारा दिया हुआ कंपोनेंट एसिड है या बेस है। जो हम लिटमस पेपर यूज़ कर रहे थे, जो एसिड्स में या बेसिस में जो कलर चेंज हो जा रहा था वो हमारा इंडिकेटर था। तो हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हम पता लगा पाते हैं कि हमारा दिया हुआ जो कंपोनेंट है वो एसिड है या बेस है। और एंड टाइप ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स की अगर बात करें, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जो किसी दूसरे टाइप, जैसे एसिड से बेस में जाने पर या बेस से एसिड में आने पर अपनी स्मेल या कलर चेंज करते हैं, इनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इसको हम इनके एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं या टाइप ऑफ इंडिकेटर्स के थ्रू समझ सकते हैं। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स क्या हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नाम से समझ में आ रहा है, जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं। नेचुरली कैसे अवेलेबल होते हैं? ये हमें प्लांट से या किसी भी स्पीसीज़ के थ्रू जैसे भी मिलते हैं, नेचुरली अवेलेबल होते हैं, वो हमारे होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे हमारा टर्मरिक है, टर्मरिक हर किसी ने हल्दी को देखा है और ये पता है कि हमको नेचुरली अवेलेबल होता है। ये सिंथेटिक यानी कि टर्मरिक हमारा ह्यूमन मेड या लैब में बनाया हुआ नहीं होता, ये हमको प्लांट से मिलता है। या लिटमस के बारे में, जो अभी हमने लिटमस पेपर यूज़ किया था एसिड एंड बेस के बारे में पता लगाने के लिए, वो भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर था। जो लिटमस है हमारा वो हमको लाइकेन के पौधे से मिलता है। लाइकेन जो कि एक थैलोफाइटा ग्रुप का पौधा होता है, उससे हमको अपना नेचुरल इंडिकेटर का जो एग्जाम्पल है लिटमस, वो हमको मिलता है लाइकेन के पौधे से। और टर्मरिक हो गया हमारा नेचुरल इंडिकेटर, ये हमको नेचुरली अवेलेबल है। अगर बात करें हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, तो सिंथेटिक आप जानते हैं सिंथेटिक वो चीज़ होती है जो आर्टिफिशियल होती है या नेचुरली अवेलेबल नहीं होती है, या कह सकते हैं केमिकली लैब्स में जनरेट की गई होती है। अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स की बात करें तो अपना फिनोल्फ्थलीन हो गया या मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हो गए। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो स्मेल के थ्रू, मतलब स्मेल चेंज करके इंडिकेट करते हैं कि हमारा ये एसिड है या बेस है। इनके साथ क्या था, ये कलर चेंज कर रहे थे, कलर चेंज करके बता रहे थे कि हमारा पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस है, या इनकी प्रॉपर्टीज़ जो चेंज हो रही थी वो कलर के बिहाफ पर थी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या है, ये हमारा ऑर्डर चेंज करता है, यानी कि महक चेंज करता है। इनकी महक या तो बढ़ जाती है या घट जाती है, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन कलर का कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऑल्फैक्टरी
इंडिकेटर्स के हमारे एग्जाम्पल क्या हो गए? अपना ऑनियन हो गया, प्याज सभी ने देखा है कि उसको कट करके अगर खुला छोड़ देते हैं काफ़ी देर के लिए, फिर किस एटमॉस्फेयर में रखा है उसके बिहाफ पर उसकी स्मेल चेंज होती है। या अपना अगर क्लोव ऑयल ले लें जिसको हम लौंग का तेल कहते हैं, इसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है एसिडिक एंड बेस जैसे एटमॉस्फेयर में रखा जाए। या अपना वनीला एसेंस है, जो आइसक्रीम में वनीला फ्लेवर आप देखते हैं, वनीला एसेंस मिलाया जाता है, इसकी भी जो फ्रेगरेंस है वो एसिड्स एंड बेस में चेंज हो जाती है। तो ये हमारे हो गए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल। अब अगर हम बात करें कि लिटमस पेपर या टर्मरिक पर एसिड्स एंड बेसिस का क्या इफ़ेक्ट होता है, या जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जाम्पल था फिनोल्फ्थालीन या मिथाइल ऑरेंज, इन पर देखेंगे कि एसिड्स एंड बेस का क्या कलर चेंज होता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें अपने नेचुरल इंडिकेटर्स की, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दोज इंडिकेटर्स विच आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स या सूचक जो हमें प्रकृति में प्राकृतिक रूप से मिलते हैं वो हमारे होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। जो हमारे लिटमस एंड टर्मरिक इसके एग्जाम्पल हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के। लिटमस ये हमें लाइकेन के पौधे से मिलता है और टर्मरिक ये हमें टर्मरिक का जो प्लांट हल्दी का पौधा होता है उससे मिलता है। अब हम बात करेंगे कि लिटमस एंड टर्मरिक का एसिड्स एंड बेसिस पर क्या इफ़ेक्ट होता है, या ये क्या चेंजेस करते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारा दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अगर हम लिटमस की बात करें, हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा, अपने एसिड्स एंड बेसिस की क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते टाइम हमने इनका चेंज देखा था। आप क्या देखेंगे, अगर लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड की प्रेजेंट में रखा जाए या एसिड के ऊपर रखा जाए तो ब्लू लिटमस हमारा रेड में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है ब्लू लिटमस पेपर। और अगर वही लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को बेस के ऊपर रखेंगे, रेड लिटमस को बेस के ऊपर रखेंगे तो वो हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, लिटमस पेपर एसिड्स एंड बेसिस पे अलग अलग इफेक्ट छोड़ रहा है। ब्लू लिटमस एसिड की प्रेजेंट में रेड हो जा रहा है एंड रेड लिटमस पेपर बेस की प्रेजेंट में ब्लू हो जा रहा है। अब अगर हम हल्दी की बात करें, हल्दी का एसिड एंड बेसिस पर क्या इफेक्ट होता है? एसिड के प्रेजेंट में आने पर टर्मरिक पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बेस के प्रेजेंस में आने पर क्या होता है, इसका कलर येलो से रेड में चेंज हो जाता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली डेली लाइफ में देखेंगे तो क्या देखेंगे, अगर अपना जो हम कड़ी होती है या कोई भी येलो कलर की आपकी सब्जी या खाने का कोई भी सब्सटेंस है खाने का येलो कलर का, वो हमारा कपड़े पर गिर गया है, उसको जब धुलते हैं वैसे वो येलो कलर का होता है धुलने से पहले, लेकिन जब सोप उस पर रब करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। फिर जब वाटर से दोबारा धुल देते हैं फिर वो वापस येलो हो जाएगा या स्टेन हट जाएगा। लेकिन जिस टाइम उसमें साबुन लगा रखा है तो वो हमारा रेड कलर का हो जाता है। और आपने बेसिस की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, जब बेसिस में मैंने क्या बताया था, सोपी इन टच होते हैं या जो सोप्स होते हैं उसमें हमारे बेसिस यूज़ किए जाते हैं। तो आप क्या देख पा रहे हैं, टर्मरिक में को जब साबुन किया बेसिस की प्रेजेंस में लाया जाता है तो ये हमारे रेड कलर का हो जाता है, लेकिन एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है टर्मरिक पर। तो ऐसे आप पता लगा पाएंगे कि हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स एसिड्स एंड बेसिस के साथ क्या चेंजेस कर रहे हैं। अब अगर बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हमारे जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, सिंथेटिक तरीके से लैब्स में बनाए जाते हैं, वो हो गए ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इनके हमारे एग्जाम्पल्स हैं मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थालीन। अब इनकी अगर हम बात करें कि मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थालीन के एसिड्स एंड बेसिस के साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो आप देखेंगे जब हमारा मिथाइल ऑरेंज को एसिड के कांटेक्ट में लाया जाता है तो ये हमारा रेड कलर का हो जाता है, लेकिन जब यही मिथाइल ऑरेंज हमारा बेस के कांटेक्ट में लाया जाता है तो ये येलो कलर का हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि एसिड्स एंड बेसिस के साथ एक ही कंपोनेंट अलग अलग चेंजेस कर रहा है। अब अगर बात करें फिनोल्फ्थालीन की तो ये हमारा एसिड के कॉन्टैक्ट्स में आने पर वाटरी कलर या कलरलेस कह सकते हैं, कलरलेस हो जाता है, लेकिन जब ये बेसिस के कांटेक्ट में आता है तो ये हमारा डार्क पिंक या वायलेट कलर कह सकते हैं, इस कलर का हो जाता है। तो आपको नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स में डिफरेंट और इनके एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब अगर बात करें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, ऐसे इंडिकेटर्स जो ऑर्डर चेंज करके या महक अपनी चेंज करके
बताते हैं कि हमारा दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है, वो हमारे होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये हमारा हो गया वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। अगर वनीला एसेंस की बात करें तो ये हमारा एसिड के कांटेक्ट में आने पर इसकी महक बढ़ जाती है, लेकिन बेसिस के कांटेक्ट में आने पर इसकी महक में कोई चेंज नहीं होता है। एसिड के कांटेक्ट में आने पर वनीला एसेंस की जो फ्रेग्रेंस है वो बढ़ जाती है, लेकिन बेसिस के कांटेक्ट में आने पर इनमें कोई चेंज नहीं होता है। अब अगर क्लोव ऑयल की बात करें, हम अपने लौंग के तेल की बात करें, तो एसिड्स के कांटेक्ट में आने पर इसकी जो फ्रेग्रेंस है या स्मेल है वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन बेसिस के कांटेक्ट्स में आने पर डिक्रीज़ हो जाती है। ये हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के 2 एग्जाम्पल हो गए। अब हमें अपने दिए हुए सब्सटेंस के बारे में तो पता चल जा रहा है चेक करके इंडिकेटर्स के थ्रू कि हमारा नेचुरल दिया हुआ जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। लेकिन अगर अब हम ये बात करें कि हम जानना चाहते हैं कि हमारा दिया हुआ एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, जैसे हमने एग्जांपल्स में पढ़ा था कि हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, तो अगर हम इनकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाना चाहें कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है या बेस के बारे में बात करना चाहें, तो ये हमें कैसे पता लगेगा? क्या इंडिकेटर्स हमें बता पा रहे हैं इस बारे में कि हमारा कोई भी एसिड या बेस है कितना स्ट्रॉन्ग है? तो ये पता लगाने के लिए हम पीएच स्केल, जिसको हम अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल के थ्रू हम पता लगा पाते हैं कि हमारा दिया हुआ एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। चलिए बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, हमारा एसिड या बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे पता लगाएंगे? वी कैन चेक दिस बाय यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर के यूज़ से यूनिवर्सल इंडिकेटर के यूज़ से हम पता लगा पाएंगे कि हमारा एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये कई इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस के डिफरेंट कंसंट्रेशंस पर ये जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये डिफरेंट कलर शोज करता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर या जिसको पीएच स्केल कहते हैं, पीएच स्केल, जिसमें P फॉर होता है पावर और H फॉर होता है हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस के पावर के बिहाफ पे पीएच स्केल के पर हम जान सकते हैं कि हमारा एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम अपने पीएच स्केल की बात करें, ये हमारा 0 से 14 के बीच में लाई करता है, जिसका मिड पॉइंट 0 से 14 के बीच में जो हमारा मिड पॉइंट है ये 7 है। 7 हमारा न्यूट्रल कंसंट्रेशन, या मतलब जो 7 पीएच का जो हमारा जो भी सब्सटेंस होगा, जैसे हमारा जो प्योर वाटर है उसका पीएच वैल्यू 7 होती है, वो ना ही एसिडिक होता है नेचर में ना ही बेसिक होता है। तो जो हमारा 7 पीएच का कोई भी सब्सटेंस होगा वो न्यूट्रल होगा। तो जो हमारी पीएच स्केल है ये 0 से 14 के बीच में है और जिसका मिड पॉइंट 7 है, जो न्यूट्रल कंसंट्रेशन को दिखाता है। अब अगर हम बात करें इस पीएच स्केल की, इस पीएच स्केल में ये जो हमारा डार्क ब्लू वाला पार्ट है ये H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन को दिखा रहा है, और ये जो वाइट वाला पार्ट है ये हमारा OH निगेटिव आयंस के कंसंट्रेशन को दिखा रहा है। अब आप ये देख पा रहे हैं कि H पॉजिटिव आयंस हमारे ये है एसिड एंड इधर है बेस। 0 से 7 के बीच में, 0 से 7 के बीच में एसिड्स की पीएच होते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच हमारा 0 से 7 के बीच में है तो वो हमारा हो गया एसिड। और अगर 7 से 14 के बीच में पीएच दे रखा है किसी भी सब्सटेंस का, तो आप इजीली बता सकते हैं कि वो हमारा बेस है। तो अब स्केल में आप क्या देख पा रहे हैं कि H पॉजिटिव आयंस हमारे एसिड्स में भी हैं और बेस में भी हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ रखा है एसिड्स में कि ये हमारे H पॉजिटिव आयंस देते हैं वाटर में। तो क्या होता है कि कंसंट्रेशन की बात करें अगर, तो एसिड्स में H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन बेस में इनका आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। सेम ऐसे ही OH निगेटिव आयंस का है, बेस में OH निगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इनका एरिया आप देख पा रहे हैं स्केल में ज़्यादा है OH निगेटिव का बेस में। लेकिन एसिड की तरफ क्या है, OH निगेटिव आयंस का एरिया या कंसंट्रेशन कम हो गया, यानी कि बेस में हमारे OH निगेटिव आयंस होते हैं पर उनका कंसंट्रेशन H पॉजिटिव के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। अब
अगर बात करें, हमें स्केल पता चल गई है, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कौन सा वीक है। अब 0 से 7 अगर पीएच वैल्यू दे रखी है, ये तो पता चल गया कि हमारा दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है, लेकिन स्ट्रेंथ कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए आपको इस स्केल की एक प्रॉपर्टी ये पता होनी चाहिए कि स्केल में 7 से जब 0 की तरफ बढ़ते हैं, 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे, 7 हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। अब 7 से अगर 0 की तरफ इधर बढ़ेंगे तो हमारी जो एसिड के कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी, यानी कि स्ट्रेंथ जो है एसिड्स की बढ़ेगी। अगर आप ऐसे देख लें 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर कोई हमारे दो एसिड्स हैं, एक की पीएच वैल्यू 6 है और एक की पीएच वैल्यू 2 है, तो नंबर तो 6 बड़ा है देखने में। लेकिन आपको अगर स्केल के बारे में नॉलेज है, ये पता है कि 7 से 0 की तरफ आने पर स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो आपको पता होगा कि हमारा ये 2 pH वाला सब्सटेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपैरिजन में 6 pH वाले एसिड से। 7 से 0 की तरफ आने पर H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ता है, या कह सकते हैं कि एसिडिक जो नेचर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है 7 से 0 की तरफ आने पर। अब अगर हम बेस के बारे में बात करें तो आप 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे। जब हम 7 से 14 की तरफ इधर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बेसिक नेचर या बेस की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। तो अब बेस में क्या होगा, 8 9 10 11 12 13 एंड 14। बेस में क्या होगा, अगर किसी भी बेस, दो बेस दे रखे हैं कंपैरिजन करने के लिए, पीएच वैल्यू दे रखी है, तो आप बता पाएंगे कि 9 pH वाला सब्सटेंस वीक होगा कंपैरिजन टू 14 या 13 वाले कम pH वाले सब्सटेंस से। तो बेस में क्या होता है, 7 से 14 की तरफ जाने पर स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन एसिड्स में अपोजिट होता है। जितना कम pH होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा। एसिडिटी अगर चेक करनी है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है, तो आप pH स्केल के यूज़ से पता लगा पाएंगे। और इस स्केल में 7 से 14 की तरफ जाते टाइम हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन डिक्रीज़ हो रहा है, जबकि इधर 7 से 0 की तरफ आने पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीज़ हो रहा है। एक प्रॉपर्टी एसिड्स एंड बेस की ये भी है, आपको पता होना चाहिए कि एसिड्स एंड बेस जो होते हैं वो अपोजिट इन नेचर होते हैं। तो क्या होता है कि वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई करते हैं या ख़त्म करते हैं। जैसे खाने में क्या देखा है, पता है कि ज़्यादा खा लेने पर कभी कभार या ख़राब खाना खा लेने पर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एसिडिटी की जो प्रॉब्लम हो जाती है उसको कैसे सही किया जाता है, जब आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि एसिडिक चीज़ों के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम बेस का यूज़ करेंगे, बेस का यूज़ करके हम एसिडिटी ख़त्म कर सकते हैं, तो हम ऐसे सब्सटेंस लेंगे जो हमारे एसिडिक इफेक्ट को कम करें। तो या पीएच वैल्यू का जो यूजेस हैं, जो यूजेस ऑफ पीएच वैल्यू इन डेली लाइफ हैं, इनको कैसे हम जानेंगे। वैल्यू के बारे में पढ़ लिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू की, उसका क्या यूज़ हो सकता है या पीएच स्केल को कैसे यूज़ करते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। तो आगे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में पीएच की इम्पोर्टेंस के बारे में। अगर हम पीएच की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें, सबसे पहले हम इस बारे में बात करें कि क्या हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो पीएच सेंसिटिव हैं। तो ये आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी जो बॉडी है वो, चाहे पेट की बात करें या मुंह की बात करें, हर जगह पीएच वैल्यू कहीं ना कहीं यूज़ होती है। इफ़ेक्ट एसिडिक बेसिक जो नेचर है सब्सटेंसेस का वो हमको अफेक्ट करता है। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो हमारी 7 से 7.8 pH रेंज में, या कह सकते हैं नैरो pH रेंज में काम करती है। या अगर एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स एंड प्लांट्स को pH वैल्यू कैसे अफेक्ट करती है। सभी ने एसिडिक रेन के बारे में सुन रखा होगा, या अम्लीय वर्षा जिसको बोलते हैं उसके बारे में सुन रखा होगा। बरसात होती है, कैसे पता लगा लेते हैं कि ये एसिडिक रेन है। रेन का, प्योर वाटर का आपको pH पता है 7 होता है, लेकिन जब क्या होता है रेन का pH 5.6 से, तो ये हमारी एसिडिक रेन कहलाती है। जब किसी रेन का
pH 5.5 से कम हो जाता है तो वो हमारी हो जाती है एसिडिक रेन। तो एसिडिक रेन कैसे इफ़ेक्ट करती है हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को? बस जो एसिडिक रेन होती है उसका पानी जब हमारे रिवर्स, ओशियंस एंड जो भी पॉन्ड्स हैं उनमें जाता है तो वो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करता है। एसिडिक जो पानी हो जाता है उसमें उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। फिर अगर हम बात करें पीएच की अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पीएच कैसे अफेक्ट करता है? अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए और जानकर हैरानी भी होगी अगर नहीं पता है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जनरेट होता है। अब आप बात करेंगे कि HCl तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये हम सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? हमारे पेट में HCl बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है और हम लोगों को ये अफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एसिड तो नुकसानदायक होते हैं, पर ये हमारे जब पेट में जनरेट हो रहा है, ये कैसे सब कुछ सही चल रहा है? तो ये पता होने के लिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि खाने का डाइजेशन कैसे होता है। क्या होता है कि जब जो खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर जब पेट में पहुंचता है तो वो जो कई हमारे एंजाइम्स जो एक्सक्रीट होते हैं खाते टाइम, तो उनसे वो बेसिक नेचर का होके पहुंचता है पेट में। तो अब हम ये भी जानते हैं कि जो बेस की जो एक्सेस है, जो बेस का अमाउंट जो ज़्यादा है, उसको नलीफाई करने के लिए क्या होगा? हमें एसिड चाहिए। तो अब जो हमारा HCl पेट में जनरेट हो रहा है वो हमारे बेसिक नेचर को नलीफाई कर देगा और खाना हमें पेट में पहुंच जाएगा और हमको HCl अफेक्ट भी नहीं करेगा। अगर हम अपने थर्ड पॉइंट की बात करें, हाउ कैन पीएच इज़ द कॉज ऑफ टूथ डिके, हमारे दांतों के खराब होने का, डिके का कारण पीएच कैसे हो सकता है? तो अगर आपको पीएच वैल्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, जानते हैं, तो आपको पता होगा कि अगर मुंह के अंदर, माउथ के अंदर का पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है तो ये हमारे टूथ डिके का कारण होता है। तो ये कैसे हमारे दांतों को ख़राब करने का रीज़न बनता है? हमारे मुंह में एसिड कहाँ से आया जो 5.5 से पीएच कम जा रहा है मुंह के अंदर का? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो खाना हम खाते हैं, खाने के थ्रू जो बैक्टीरियाज हमारे मुंह में जाते हैं वो एक एसिड जनरेट करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि मुंह के अंदर का पीएच हमारा जब एसिड बढ़ रहा है तो क्या पता है आपको, एसिड बढ़ रहा है यानी कि पीएच वैल्यू डाउन होती जाएगी। तो जब पीएच वैल्यू माउथ के अंदर की 5.5 से कम जाने लगती है तो तब हमारा क्या होता है, दांत खराब होना शुरू होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, दांत को ख़राब होने से रोकने के लिए क्या करना है, हमको खाना खाने के बाद ब्रश करना है। लेकिन ब्रश क्यों करना है? क्योंकि जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, वो नेचर में बेस होते हैं, उनमें बेसिस का यूज़ होता है टूथपेस्ट बनाने में। तो क्या होता है, जो हमारे बेस हैं एसिडिक नेचर को नलीफाई कर देंगे और हमारे दांत बच जाएंगे ख़राब होने से। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे दांतों का जो इनामेल होता है, जो कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इनामेल हमारी ह्यूमन बॉडी का, वो भी एसिड की एक्सेस से, एसिड के ज़्यादा होने से ख़राब होने लगता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बेसिस से बने हुए टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जो कि हमारे एसिडिक जो इफ़ेक्ट होता है माउथ के अंदर उसको नलीफाई करते हैं और हमारे टूथ डिके को रोकते हैं। इसके बाद अगर हमने लास्ट पॉइंट की बात करें, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, एनिमल्स के सेल्फ डिफेंस में पीएच का क्या रोल है? हनी बी के बारे में सुना होगा या कभी ना कभी तो हनी बी ने सभी को एक बार डंक मारा होगा। तो फिर देखा होगा आपने कि हनी बी जब डंक मारती है मधुमक्खी तो क्या होता है, जहाँ पर वो डंक मारती है उस एरिया में स्वेलिंग हो जाती है और बहुत इरिटेशन होता है। उसका कॉज क्या होता है, क्या कारण होता है उस इरिटेशन या स्वेलिंग का? जो डंक बॉडी में रह जाता है वो एसिड एक्सक्रीट कर रहा होता है, तो उस एसिड से क्या होता है, हमारा इरिटेशन एंड स्वेलिंग हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, इरिटेशन एंड स्वेलिंग को रोकने के लिए जब एसिड क्रिएट हो रहा है तो हम बेसिक नेचर को, या बेकिंग सोडा आपने देखा हो जनरली बेकिंग सोडा यूज़ कर देते हैं, रब कर देते हैं, कुछ भी बेस नेचर का रब करते हैं जिससे कि एसिड का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए और स्वेलिंग या जो भी दर्द हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। एक आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग लेते हैं जब पेट दर्द होता है या ओवर ईटिंग की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ये हम यूज़ करते हैं जब
ओवर ईटिंग या की वजह से एसिडिटी होती है। तो ये हमारा बेसिक नेचर का होता है, ये एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। इसको हम एसिडिटी को रोकने के लिए और भी जो भी सब्सटेंस या जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों यूज़ करते हैं हम, तो आप उसको बता सकते हैं कि हम एसिडिटी को रोकने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है जो कि एसिड के अफेक्ट को नलीफाई करता है। आज की क्लास में हमने पढ़ा एसिड्स एंड बेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में और हमारे पीएच वैल्यू या पीएच स्केल के बारे में। इसके बाद अगले क्लास में हम पढ़ेंगे एसिड्स एंड बेसिस के केमिकल रिएक्शंस के बारे में, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस एसिड्स एंड बेस के मेटल्स के साथ हों, नॉन मेटल्स या ऑक्साइड्स के साथ हों, या इनके एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शंस हो, उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक टॉपिक हमारा ये साल्ट्स रह गया है, हम साल्ट्स के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।